हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम आर्यन और आज हम सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का थर्ड पार्ट करेंगे और इस पार्ट में हम पूरे चैप्टर को कवर अप कर लेंगे। लास्ट टू पार्ट हमने कवर कर चुके हैं। आप जाइए और उन दो पार्ट्स को देखिए और अपनी नॉलेज को इनरिच कीजिए। ये है थर्ड पार्ट। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ और उसका रशिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। अब आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि एक फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में। तो ये फरवरी रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि इसके इसके बहुत सारे कॉजेज़ रहे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वर्कर की कंडीशंस थी वो बहुत बेकार थी। उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, उनको वेजेस बहुत कम मिल रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब लोग एक टाइम तक सहन करते हैं सारी चीज़ों को, जब वो चीज़ें पीक तक पहुंच जाती हैं तो पीपल रिवॉल्ट। तो उन्होंने रिवॉल्ट किया और रिवॉल्ट के तौर पे क्या हुआ, सबसे पहले एक फैक्ट्री में स्ट्राइक हुई। और वो स्ट्राइक इतनी फैल गई कि वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो जो वहाँ का रूलर था ज़ार, उन्होंने कहा कि आर्मी को बुलाया और कहा कि इन पर ओपन फायर करो या फिर इनको हटाओ यहाँ से। तो जो वहाँ की जो आर्मी थी वो भी ज़ार के रूल से परेशान थी। उन्होंने जो ज़ार है उसका सपोर्ट नहीं किया। जो वहाँ का राजा था वो जनरल पब्लिक के सपोर्ट में आ गए और उन आर्मी ने उस स्ट्राइक को ज्वाइन कर लिया। अब ज़ार क्या करता, जो मेन पिलर है आर्मी जिससे वो लोगों को कंट्रोल कर पा रहा है, वही लोगों के सपोर्ट में आ गया। तो ही कांट डू एनीथिंग नाउ। ज़ार अब्डिकेट हो गया। तो जो ज़ार का जो रूल था वो पूरी तरीके से खल्ला फिनिश हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वो जो मेंस हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, लेकिन बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी थीं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया फरवरी रिवॉल्यूशन। और मेजरली वो पहले से थी, लेकिन फरवरी रिवॉल्यूशन में वो उभर के आएंगे एकदम। तो रोल वुमेन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ाई की और रशियन रिवॉल्यूशन का क्रेडिट कहीं ना कहीं वुमेन्स को भी जाता है कि उन्होंने इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया। फिर जब ज़ार का रूल हट गया तो वहाँ पे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो बनाई गई थी लिबरल्स ने एंड सोशलिस्ट ने मिलकर बनाई थी वो। और उन्होंने लोगों से ये प्रॉमिस किया कि जिस टाइम पे हम सत्ता में आएंगे, जिस टाइम पे हम पावर में आएंगे, तो हम जो क्या कहते हैं, हम बहुत सारे रिफॉर्म्स लाएंगे एंड हम इलेक्शंस भी करवाएंगे। क्योंकि अब तक तो ज़ार का रूल था, इतना इलेक्शंस होते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस करवाएंगे, लेकिन हर प्रॉमिस फुलफिल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने भी अपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किए, तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। और फिर क्या होता है कि एक और ग्रुप था जिसको हम सोवियट्स बोलते हैं। तो उसमें कौन थे, जो वर्कर की काउंसिल्स थी और सोल्जर्स थे वो थे इसमें। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल पे जो वो काम कर रहे थे, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। तो इसी कहानी में एक नया किरदार ज्वाइन होता है, एक नया पर्सन आता है जिसका नाम है लेनिन। इसको हम पहले से जानते हैं क्योंकि हमने मेंशेविक और बॉल्शेविक्स पढ़ा है। तो बॉल्शेविक जो ग्रुप था, जो चाहता था कि डिसिप्लिन लोग होने चाहिए सोसाइटी में, और अगर उनकी पार्टी बन रही है तो उसमें जो लोग होने चाहिए वो बस कम लोग हों पर डिसिप्लिन लोग हों। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारे लोग बना लिए, आके मिल गए, लेकिन पार्टी बना ली हमने, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं अच्छा। ठीक है, तो वो चाहते थे कि डिसिप्लिन लोग होने चाहिए, सोसाइटी जितने भी लोग हैं डिसिप्लिन होने चाहिए। तो लेनिन आया और उसने कहा कि हाँ, उसने एक अप्रैल थीसिस रखी और ये अप्रैल के टाइम के आसपास की थी, तो इनको अप्रैल थीसिस बोलते हैं। उसने कहा, तीन चीज़ें कहीं कि जब अगर कि वो क्या क्या करेगा। तो ही सेड दैट वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी एंड द वॉर, क्योंकि वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1980 तक। तो उन्होंने कहा कि हम पहले वॉर को एंड करेंगे, क्योंकि वॉर में इतना ज़्यादा पैसा जा रहा था। एक तो वैसे ही शॉर्टेज थी, लोगों की कंडीशंस अच्छी नहीं थी, साथ के साथ अब वॉर में इतना पैसा जा रहा था। लोगों को अपना दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थे वो लोग। वो उसने पहला जो थीसिस दी वो थी कि हम पहले वॉर को एंड करेंगे। दूसरा, लैंड टू पीसेंट्स, जो ज़मीन है जो पीसेंट के पास जाएगी, क्योंकि दे आर द कल्टिवेटर ऑफ द लैंड। एंड पावर टू सोवियट्स, और जो सोवियट्स हैं इनको हम पावर देंगे, क्योंकि दे आर द पब्लिक सपोर्ट, इनको बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है, तो इनको पावर्स दी जाएगी और ये लोगों के हित के लिए काम करेंगे। तो ऐसे करते करते ये रिवॉल्ट चालू रहा और फिर अक्टूबर आ गया। फिर अक्टूबर में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये रिवॉल्यूशन चलता हुआ आ रहा है, बट
जहाँ पे ये पीक होता है उसको उसी का नाम दे दिया। जैसे फरवरी में पीक था तो फरवरी रिवॉल्यूशन बोल दिया, अब अक्टूबर में पीक है तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोल दिया। इसमें क्या हो रहा था कि फेलियर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनी थी ये प्रोमिसेस अपने फुलफिल नहीं कर रही थी, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो तो क्या हुआ, आर्म्ड अपराइजिंग हुई, लोगों ने हथियार उठा लिए, है ना। फिर क्या हुए, बोल्शेविक्स गेन पावर। तो ये जो लोग थे, जी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, इसको हटा दिया गया और उसकी जगह पे सोवियट्स जो कि बोल्शेविक्स थे उनको सपोर्ट मिल गया और वो पावर में आ गए। जब वो पावर में आ गए तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग इफ़ेक्ट हुए जब वो पावर में आए। तो सबसे पहले रशिया बिकेम वन पार्टी सिस्टम। जो रशिया था वो उसमें पहले मल्टी पार्टी थी, अब एक पार्टी आ गई जो थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। दूसरा, बैंक इंडस्ट्रीज नेशनलाइज्ड। जो बैंक्स थी वहाँ की और जो इंडस्ट्री थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया कि वो किसी प्राइवेट ओनर के अपहोल्ड में नहीं होंगी, वो सरकार उन सबको होल्ड करेगी, ठीक है, ताकि कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए किसी को। थर्ड थिंग इज न्यू यूनिफॉर्म एंड कल्चर। एक नया कल्चर उभरने लगा, नई यूनिफॉर्म आने लगी एंड डेट वाज यूनिफॉर्म इन एक सिंगल यूनिफॉर्म आने लगी, ठीक है। सेंसरशिप इंट्रोड्यूस। उस टाइम पे क्या हुआ, सेंसरशिप को भी लगा दिया गया ताकि जो भी न्यूज़पेपर उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है जो और कुछ कह रहा है, चाहे गलत हो या सही हो, सही को तो इतना सपोर्ट करेंगे ही, गलत कोई बेशकली, तो वो उसको उस पर सेंसरशिप लगा दिया करते थे कि आप जो भी पब्लिश करेंगे पहले आपको हमें दिखाना पड़ेगा कि आप क्या पब्लिश करना चाहते हैं, देन यू कैन ओनली पब्लिश। तो ये हुआ था। तो अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जिसमें जो लिबरल्स और सोशलिस्ट ने बनाई थी, तो वो इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर लेते कि हमें पावर से हटा दिया गया। सो देवर एक ग्रुप बन गया जिसको बोलते हैं रेड, और एक था वाइट्स। रेड कौन थे, रेड थे जो लेनिन को सपोर्ट करते थे, एंड वाइट्स वो थे जो जार को सपोर्ट कर रहे हैं और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिबरल्स वगैरह थे इनको सपोर्ट करते थे। लेकिन जो रेड थे इनको इतना पॉपुलर सपोर्ट था लोगों का कि वो ये सिविल वॉर जो हुआ था 1918 से 1920 में, ये जो रेड थे वो ये सिविल वॉर जीत गए। और जब वो सिविल वॉर जीत गए तो क्या क्या चेंजेस आए, तो जो सोसाइटी थी वहाँ की वो पूरी सोशलिस्ट बन गई, सोशलिस्ट सोसाइटी हो गई। एंड ऑल्सो 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए कि 5 साल तक हम क्या करेंगे, जैसे हमारे इंडिया में भी 5 ईयर प्लान पहले बनते थे, तो उसी तरीके से यहाँ भी और हमने हमारा जो आइडिया है 5 ईयर प्लान का जो हमने पहले लिया था, तो वो यहीं से लिया था कि 5 ईयर प्लान्स होने चाहिए। हम 5 साल का पहले से डिसाइड करके चलेंगे कि हम यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी, मतलब अब पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट तो ज़रूर होंगे, तो लेकिन लोगों की जो कंडीशंस थी, जो वर्कर की कंडीशंस थी, वो अभी भी इतनी अच्छी नहीं हुई थी। साथ के साथ अनइक्वल बेनिफिट्स जो मिल रहे थे, जो नए सिस्टम के जो बेनिफिट मिल रहे थे वो अनइक्वल थे, किसी को ज़्यादा मिल रहे थे, किसी को कम मिल रहे थे। अब कितना भी तुम नेशनलाइज कर दो, लेकिन एक ग्रेड ह्यूमन ग्रेड होती है ना, तो वो सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करवा देती है। तो ऐसे हुआ और सिविल वॉर में जो रेड थे वो वॉन हो गए। फिर एक और पर्सनैलिटी आई उस टाइम पे, जिसका नाम है स्टैलिन ये चाहता था कि सारी जो ज़मीन है उसको कलेक्टिव कर दूँ, मतलब उसको सब जो ज़मीन है उसको एक पर्सन के अंडर ले आओ और फिर उस पर कल्टीवेशन करो, मतलब उस पर जो क्रॉपिंग कर रहे हो वो करो ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। उसका ये मानना था कि जैसे हम छोटी छोटी किसानों पे छोटी छोटी ज़मीन है, अगर वो उस पर प्रोडक्टिविटी करेंगे तो इतनी खास नहीं होगी, लेकिन वो अपनी सब अपनी ज़मीनों को, जो छोटी छोटी ज़मीन है उसको मर्ज कर लेते हैं, बड़ी ज़मीन बन जाएगी और फिर उस ज़मीन पे कल्टीवेशन करें और जितना भी प्रॉफिट हो, जो भी चीज़ें निकले वहाँ से, वो आपस में इक्वली डिवाइड कर लें। लेकिन ऐसा रहता है कि मतलब उन्होंने ये चीज़ करवाने की सोची और कलेक्टिव फार्म्स बनाए जिन्हें हम कोलकोज बोलते हैं, और लेकिन लोगों ने इसका फिर भी रेसिस्टेंस किया, क्योंकि मान लो किसी पे थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है उसको प्रोडक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए, किसी पे थोड़ी कम है उसको उतना ही मिलना चाहिए। लेकिन जब ये कलेक्टिवलाइजेशन होने लगा, जब सारी ज़मीन को मर्ज कर दिया गया, तो अब उनको इक्वली शेयर्स मिलने लगा। सो हाउ कैन दे एक्सेप्ट दैट, सो रेसिस्टेंस स्टार्ट हो गया। और फिर जो क्रॉपिंग है, जो वहाँ की जो फार्मिंग थी, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो क्रॉप्स थी वो
उस टाइम पे क्रॉप्स इतनी अच्छी हो नहीं पाई और उसकी वजह से फेमाइन आ गया और फेमाइन की वजह से मिलियन लोग डाइड हो गए वहाँ से। बहुत सारे लोग भाग गए वहाँ से क्योंकि इतनी पैथेटिक कंडीशन हो गई थी लोगों की कि फेमाइन का सामना उन्हें करना पड़ा और मिलियन ऑफ लोग डाइड हो गए। अगर इसी के हम ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें कि जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ या सोशलिज्म आया यूरोप में, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ। इसने एक तो बूस्ट दिया सोशलिज्म को ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए अलग अलग देश में सोशलिज्म को बढ़ावा देते हुए। साथ के साथ इसने इंडियन लीडर्स को भी इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो यहाँ के सिस्टम से बहुत इंस्पायर्ड थे। साथ के साथ इसने कम्युनिस्ट मूवमेंट जो थे, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट जो देश अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में बन रहे थे, उसको भी एक बूस्ट दिया। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। आई होप यू लाइक्ड ऑल दिस कंटेंट एंड I want to just say to you all of you that go and subscribe my channel, like my channel and बने रहिए इस चैनल पे ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।